हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बिहार के मद्य निषेध एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भी बिहार के किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो वेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये बिहार के एग्जाम्स के जो प्रीवियस एग्जाम हो गए हैं उसी बेस्ड पे क्वेश्चन रहते हैं। और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन रहता है उन सारे क्वेश्चन को मैं रखता हूँ, और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है और बन सकता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का कि पितृपक्ष मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पितृपक्ष मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पटना, गया, नालंदा या फिर वैशाली? तो आप सभी को पता होगा, पितृपक्ष जो मेला है ये गया में आयोजित किया जाता है, ठीक ना। पितृपक्ष मेला ये गया में आयोजित किया जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पितृपक्ष मेला हर साल बिहार के गया जिला में फाल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तो फाल्गु नदी के तट पर, जहाँ देश विदेश के लोग अपने पूर्वजों के पिंड दान करने आते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, इस दिन देश विदेश के सभी जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं यहाँ पर जाते हैं और अपने पिंडदान करते हैं पूर्वजों का, ठीक ना। कहाँ पर? तो बोध गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बोध गया के प्रमुख स्थल हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो एक देखिए, महाबोधि मंदिर पूछता है। तो यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था वहीं पर महाबोधि मंदिर बना है। सम्राट अशोक को इस मंदिर का मूल संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर को का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सम्राट अशोक को। वर्तमान में मंदिर ईंटों से बना सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर में से एक है। तो ये सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर में से एक है। अब देखिए, बोधि वृक्ष मंदिर के पीछे स्थित यह वृक्ष उसी मूल वृक्ष का वंशज है जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो अभी जो वहां पर वृक्ष है उसी का वंशज है। मतलब कि वो नहीं है, वो सूख गया, उसके बाद वहां पर पेड़ लगे, ऐसे करके उसी का वंशज है। वर्तमान में यह अपनी पीढ़ी का चौथा पेड़ माना जाता है, ठीक ना। वर्तमान में जो पेड़ है वो अपनी पीढ़ी का चौथा पेड़ माना जाता है। वज्रासन। वज्रासन आप लोग बुद्ध की प्रतिमा देखे होंगे वज्रासन में, जिसे हीरा सिंहासन भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर वह पत्थर का चबूतरा है जहाँ बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे, और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है, जहाँ पर कि बुद्ध अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। अनिमेष लोचन चैत्य, ये क्या है? तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यहाँ खड़े होकर बिना पलक झपकाए एक सप्ताह तक बोधि वृक्ष को निहारा था। तो देखिए, जब बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था? एक सप्ताह तक बिना पलक झपकाए, ठीक ना, बिना पलक झपकाए एक सप्ताह तक क्या किया था? तो बोधि वृक्ष को निहारा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, जिसे कि गिरिब्रज भी कहा जाता था, या फिर चंपा? तो आप सभी को पता होगा, मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी ये राजगिरी थी, ठीक ना। राजगिरी, जिसे कि गिरिब्रज भी कहा जाता था। अब देखिए, राजगिरी पहाड़ियों से घिरा घिरा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत था। बाद में उदयन ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। देखिए, राजगिरी को राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो सबसे मजबूत मतलब स्थिति में था, यानी कि चारों अलग से चारों साइड से क्या हुआ था कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक। और देखिए, बाद में क्या होता है कि उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बना लेता है, ठीक ना। राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर देता है राजधानी को। और पाटलिपुत्र नगर को भी उदयन ने ही बसाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। अब देखिए, मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश हम लोग देख लेते हैं। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश, मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों का क्रम। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश शासन करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, हर्यक वंश जिसे कि पृथहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथहंता वंश भी कहा जाता है हर्यक वंश को, आप सभी को पता होगा। क्योंकि अपने ये लोग क्या करते थे कि राजा बनने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर देते थे। इसके संस्थापक जो है बिंबिसार है, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता हासिल किया था। तो अजातशत्रु था, ये अपने पिता को क्या किया था? हत्या करके राजा बना था। उसके बाद अजातशत्रु को इसका पुत्र उदयन हत्या करके वो राजा बना था। अब देखिए, राजधानी परिवर्तन। शुरुआत में राजधानी राजगिरी थी, ये तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, नंद वंश। क्या है कि नंद वंश ये का अंत, घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ये पूछता है कि जो मौर्य मगध साम्राज्य में जो नंद वंश था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कर देता है मगध साम्राज्य में, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शक्ति का कारण। मगध जो
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध जो था ये भौगोलिक स्थिति यानी कि पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था, ठीक ना? पहाड़ी, नदी से घिरा हुआ था, जिस कारण इस राज्य पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करने से पहले सोचता था, ठीक ना? और वो आक्रमण नहीं कर पाता था, ठीक ना? लोहे की प्रचुरता और युद्ध में हाथियों की पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग इसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाता है। तो देखिए लोहे की प्रचुरता के कारण ये लोग लोहे के हथियार बनाते थे, जिस कारण ये लोग शक्तिशाली हुए और इन लोगों ने हाथियों का खूब प्रयोग किया युद्ध में, ठीक है? अब देखिए धार्मिक केंद्र मगध ही वह भूमि थी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ और महावीर जैन का कार्य क्षेत्र रहा। तो मगध वह भूमि थी जहाँ की गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर जैन का कार्य क्षेत्र भी माना जाता है। तो चलिए मुगल साम्राज्य से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आप लोग को मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन? तो देखिए जो नीली क्रांति का संबंध है ये मत्स्य उत्पादन से है, ठीक ना? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो आइए अभी हम लोग सभी क्रांतियों को देख लेते हैं, ठीक ना? सभी क्रांति। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन यानी कि गेहूं और चावल, जो ये हरित क्रांति भारत में लाया गया था, गेहूं और चावल के लिए लाया गया था, ठीक ना? और भारत में हरित क्रांति का जनक जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक ना? एम एस स्वामीनाथन को आप लोग जानते होंगे। श्वेत क्रांति जो है कि ये दूध उत्पादन से संबंधित है और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति जो है कि तिलहन उत्पादन जैसे सरसों और सूरजमुखी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति ये मांस और टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है ये प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए सुनहरी क्रांति फल और बागवानी विशेषकर शहद उत्पादन से संबंधित है, ठीक ना? शहद उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति ये अंडा और मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है। अंडा और मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। भूरी क्रांति जो है ये कोको और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कोको और चमड़ा उत्पादन से। धूसर या स्लेटी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से, काफी इंपॉर्टेंट, उर्वरक उत्पादन से ध्यान रखिएगा। काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम और बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम और बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, हाँ देखिए अमृत क्रांति के तहत नदी जोड़ो परियोजनाएं लाए गए थे। उसके बाद देखिए इंद्रधनुषी क्रांति यह कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन, बिजली की छड़, बल्ब या फिर रेडियो? तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे ये बिजली के छड़ का आविष्कार किए थे। बिजली के छड़ का आविष्कार किए थे। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक ना? इन्होंने सिद्ध किया था कि आसमानी बिजली विद्युत का एक रूप है। इसके लिए इन्होंने अपना प्रसिद्ध पतंग वाला प्रयोग किया और इमारतों को बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक बनाया। देखिए जो तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया था, क्योंकि इनका इनका मानना था कि जो आसमान में जो बिजली कड़कते हैं ये विद्युत का ही एक रूप है। और इनके अन्य आविष्कार हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने बायोफोकल चश्मा जो होता है और फ्रैंकलिन स्टोव का भी आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा बायोफोकल चश्मा और फ्रैंकलिन स्टोव का निर्माण भी इन्होंने किया था। वैज्ञानिक योगदान इन्होंने बिजली के संदर्भ में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और निगेटिव यानी कि ऋणात्मक शब्दों का प्रयोग शुरू किया था। तो आप लोग जो है कि बिजली में सुनते होंगे एक पॉजिटिव धारा और एक निगेटिव धारा। तो इसका इस शब्दों का प्रयोग इन्होंने ही शुरू किया था। पहचान ये अमेरिका के संस्थापक पिताओं के पिताओं पिताओं में से एक थे और $100 में अमेरिकी नोट पर इनकी तस्वीर होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ध्यान रखिएगा, जो $100 का जो नोट है उस पर इनका तस्वीर होता है। और देखिए कुछ और खोज हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आवृत्ति की खोज हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। आवृत्ति की खोज हर्ट्ज ने, विद्युत धारा की खोज एम्पियर ने, ठीक है। विद्युत धारा की खोज एम्पियर ने। बैटरी की खोज एलेंस्ड्रो बोल्टा, ठीक ना। एलेंस्ड्रो बोल्टा ने पहली बार इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जट जटिन जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? तो आप सभी को पता होगा जो जट जटिन लोक नृत्य है ये बिहार का है, ठीक ना, बिहार का है। आइए हम लोग बिहार के सभी लोक नृत्य को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। बिहार के सभी लोक नृत्य जट जटिन, यह पति पत्नी के प्रेम और नोकझोंक पर आधारित मिथिला क्षेत्र में ये किया जाता है, ठीक ना। ये पति पत्नी के प्रेम और नोकझोंक पर आधारित है। उसके बाद विदेशिया, ये विदेश के पति के विरह गाथा यानी कि इस
नृत्य के माध्यम से जिसके पति कहीं विदेश में कमाने जाते हैं, तो उसी का विरह गाथा है ये। और इसका जनक जो है भिखारी ठाकुर है, ठीक ना। जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। झिझिया, यह दुर्गा पूजा में सिर पर जलते दीपों वाला घड़ा रखकर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक ना। ये दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है और इसमें सिर पर जलते हुए दीप वाला घड़ा रखा जाता है। डोमकच, यह शादी के समय बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू नृत्य है। देखिए बिहार में जब क्या होता है, जब लड़के का बारात चला जाता है लड़की वाले के घर, तो लड़के वाले के घर की महिलाएं जो होती है, ये उस रात को करती है, जिसे डुमकच कहा जाता है। पावरिया, पावरिया बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला एक मांगलिक नृत्य है। कजरी, यह सावन यानी कि वर्षा ऋतु के समय किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखिएगा ये सभी नृत्य बिहार एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित सारी चीजें हम लोग ध्यान देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट। कार्यकाल, इनके जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। ये 6 से 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग का बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग से संबंधित भाग पूछ ले तो ये भाग 14 में है, ठीक। और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 15 से लेकर 23 तक इसके बारे में बताया गया है। इस्तीफा, अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी के इस्तीफा के बाद प्रीति सुदन ने अगस्त 2024 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी कौन है? तो प्रीति सुदन। इनके पहले डॉक्टर मनोज सोनी थे, डॉक्टर मनोज सोनी, और वर्तमान में प्रीति सुदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि पटना पुस्तक मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किस मैदान में किया जाता है? पटना पुस्तक मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किस मैदान में किया जाता है? गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, मोइनुल हक स्टेडियम या फिर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड? देखिए पुस्तक मेला का जो आयोजन किया जाता है ये गांधी मैदान में किया जाता है, ठीक ना। प्रतिवर्ष गांधी मैदान में किया जाता है। तो चलिए इस पुस्तक मेला के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। पटना पुस्तक मेला आयोजन, यह हर साल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिए गांधी मैदान में। आयोजक, इसका मुख्य आयोजन सीआरडी यानी कि सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा सीआरडी द्वारा यानी कि सेंट्रल फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, ठीक ना। इस पुस्तक मेला की शुरुआत कब से हुई है? तो 1985 से। उद्देश्य, बिहार में पाठकों के बीच पुस्तकों के प्रति रुचि जगाना और साहित्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह पूर्वी भारत के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक माना जाता है। उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिसंबर 2025 को, देखिए जो 5 दिसंबर 2025 को ये मेला का आयोजन किया गया था, इसके उद्घाटन श्री नीतीश कुमार ने किए थे। पटना के गांधी मैदान में 41वें पटना पुस्तक मेला का भव्य उद्घाटन था। देखिए क्रम भी पूछ लेता है, ठीक ना। तो क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, 2025 में जो इस मेला का आयोजन हुआ था ये 41वें क्रम का था। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने मुरली मनोहर श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक विकास पुरुष का विमोचन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने किसके पुस्तक का विमोचन किया था? तो ध्यान रखिएगा मुरली मनोहर श्रीवास्तव का द्वारा लिखित विकास पुरुष जो पुस्तक है उसका विमोचन किया था, जो स्वयं उनके यानी कि नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर और विकास कार्यों पर आधारित है। अब देखिए स्टॉल्स का अवलोकन, उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मेले के विभिन्न स्टॉल का दौरा किया था। वहां पर जो भी स्टॉल लगे थे उसके सभी का दौरा किया था मुख्यमंत्री ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 19 है भारतीय संविधान में, ये किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार आप सभी को पता ही है, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, मतलब जो भी आपका व्यक्तिगत अधिकार है इसी में दिया हुआ है। आइए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए इसमें कुल 6 मौलिक स्वतंत्रता है, ठीक ना। 6 मौलिक स्वतंत्रता है 19 में, अनुच्छेद 19 में। जैसे देखिए अनुच्छेद 19 का ए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेम की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक ना। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के ए में शामिल है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला मत भूलिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। तो देखिए 19 के ए के बी में, 19 एक के बी में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता आपको है। 19 के एक के सी में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको।
19 के 1 डी में भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में कहीं भी आने जाने आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 1 के ई में भारत के किसी भी हिस्से में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है। 19 1 के जी में कोई भी पेशा या व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। बी में शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। सी में डी में संपूर्ण भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए आपकी स्वतंत्रता है। ई में है भारत के किसी भी हिस्से में आपको बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है। और जी में आप कोई भी पेशा या व्यापार कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, ठीक है। पहले कितनी थी, तो 7। उसके बाद देखिए 19 के 1 एफ का जो स्वतंत्रता था, जिसे कि संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, ठीक ना। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे विधि का अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। तो जो ये 7वां स्वतंत्रता है संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। केवल नागरिकों के लिए यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं है। प्रतिबंध, ये अधिकार असीमित नहीं है। देश की एकता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक ना। ये नहीं, देखिए इस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब कि आपको अब जो स्वतंत्रता मिली है उसका गलत इस्तेमाल करिएगा तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, तो प्रतिबंध भी लगा सकती है, ठीक ना। अब देखिए आपातकाल क्या होता है ना, कि अनुच्छेद 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक ना। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है कि अनुच्छेद 358 के तहत जो ये अनुच्छेद 19 है, ये स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी कि सभी स्वतंत्रता आपका निलंबित कर दिया जाता है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरटीआई अनुच्छेद 19 के 1 ए के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। तो सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19 के 1 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की हिस्सा है, ध्यान रखिएगा ये भी आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल का उदाहरण है। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि वृक्षारोपण वो होता है जैसे कोई हम पेड़ लगा दिए और उससे हम लोग कई सालों तक क्या करते हैं कि फल प्राप्त करते हैं, उसे वृक्षारोपण कहा जाता है। गेहूं, धान, रबर या फिर बाजरा, तो बताइए इसमें से वृक्षारोपण कौन है। गेहूं तो ये हर साल लगाया जाता है, धान भी हर साल लगाया जाता है, बाजरा भी हर साल लगाया जाता है, तो बचा कौन, रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबर, ठीक ना। रबर जो है ये वृक्षारोपण फसल का उदाहरण है। मुख्य फसलें जिसका वृक्षारोपण होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, नारियल, सुपारी, ताड़, काजू, कोको, ये सभी जो है ये वृक्षारोपण वाली फसलें हैं। देखिए इन्हें एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक। भारी पूंजी निवेश और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ये फसलें मुख्य रूप से निर्यात के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो वृक्षारोपण का मतलब आप लोग समझ गए, ठीक। अब देखिए भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य यानी कि जो वृक्षारोपण करते हैं उन प्रमुख राज्य को देख लेते हैं। जैसे चाय, चाय सबसे अधिक असम में उगाई जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, उसके बाद तमिलनाडु। कॉफी, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत का लगभग 70% यहीं पर होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में भारत का लगभग 70% होता है। केरल और तमिलनाडु। उसके बाद रबड़, रबड़ का केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद त्रिपुरा में। नारियल, नारियल का केरल में। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये सभी फसल यहाँ पर उगाई जाती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली, रोहतासगढ़, सासाराम या फिर आगरा। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में है, ठीक ना, सासाराम है। अब शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका देखिए बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान था। शेर खान, एक शेर को मारने के कारण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने यह उपाधि दी थी। तो देखिए इसको शेर खान की उपाधि कौन दिया था, तो सूबेदार बहार खान लोहानी ने ये एक शेर को मारा था, तो इसके कारण इसको दिया गया था। वंश, यह राजवंश से संबंधित था, ठीक ना। सूर्य राजवंश द्वितीय अफगान साम्राज्य, सूर्यवंश, सूर्य राजवंश जो था ये द्वितीय अफगान साम्राज्य था, उसी का ये शासक था। चौसा का युद्ध, देखिए हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा जाता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें कि हुमायूं की हार होती है और उसी के बाद इसने शेर शाह की पदवी धारण की। कनौज या बिलग्राम का युद्ध, ये भी
1540 में हुमायूं के बीच ही लड़ा गया था, हुमायूं के और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। तो क्या किया कि हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया, जिसके बाद हुमायूं क्या किया कि भारत छोड़कर ही फरार हो गया। उसके बाद देखिए इसका कलिंजर अभियान हम लोग देख लेते हैं, जो कि 1545 में करता है। इसी अभियान के दौरान उक्का नामक अग्नेस अग्नेयास्त्र, यह एक युद्ध करने वाला शस्त्र था, जिसे तोप तोप टाइप का था। चलाते समय विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी के तोप से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना, कलिंजर अभियान के दौरान। तो रुपया देखिए इसके द्वारा कुछ काम भी किए गए थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज के आधुनिक रुपया की जो शुरुआत किया था शेरशाह ने किया था। रुपया जो प्रचलन में है, इसका शुरुआत कौन किया था? तो शेरशाह ने किया था। उसके बाद चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जिसे कि ग्रेन कहा जाता था, ये इसी ने चलाया था, ठीक ना, इसी ने चलाया था। सड़क इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे उस समय सड़क आजम कहा जाता था, और यह बंगाल से पेशावर तक जाती थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह सूरी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे ही सड़क आजम भी कहा जाता था, और यह बंगाल से पेशावर तक जाती थी। डाक प्रणाली, घोड़ों के माध्यम से कुशल डाक सेवा की शुरुआत किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। घोड़ों के माध्यम से कुशल डाक सेवा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने करवाया था। राजस्व व्यवस्था, जमीन की नपाई के लिए सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया, और किसानों से सीधा संपर्क रखा, जैसे रैयतवाड़ी का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है, ठीक ना। यह क्या किया? तो जमीन की नपाई के लिए सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया, और यह किसानों से सीधा संपर्क रखता था। तो इस तरह इसे रैयतवाड़ी, जो ये अभी हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो उसका प्रारंभिक रूप इसी का माना जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमचंद्र, इसे हेमू कहा जाता था, किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो हेमचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, खनवा का युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो देखिए ये जो पराजित हुआ था, ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था, ठीक ना, पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता था, वह मध्यकालीन भारत के एक महान हिंदू सम्राट थे। शुरुआत में वह रेवाड़ी यानी कि हरियाणा के बाजारों में सोरा बेचते थे। क्या बेचते थे? सोरा बेचते थे। लेकिन अपनी योग्यता से अफगान शासक आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री और सेनापति बने। किसके? तो आदिल शाह सूरी के ये प्रधानमंत्री और सेनापति बने। हेमू ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते। हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट। देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट इसी को ही माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 में लड़ा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। यह युद्ध हेमू और अकबर के तरफ से जो सेनापति था, अकबर का बैरम खां था, के बीच हुआ, और हेमू जीत ही रहे थे कि अचानक एक तीर उनकी आंख में जा लगा, और वे बेहोश होकर गिर गए, जिससे उनकी सेना में भगदड़ मच गई और वे युद्ध हार गए। तो देखिए जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसी में हेमू की हार हुई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? अमजद अली खान, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, या पंडित रविशंकर? तो देखिए जो सरोद वादक है उनका नाम है अमजद अली खान, ठीक ना। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो आइए सभी सरोद वादक को हम लोग देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध नाम उस्ताद अमजद अली खान, उन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है। उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट भी कहा जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, यह मैहर घराने के संस्थापक, मैहर घराने के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन खान। उस्ताद अली अकबर खान भी संबंधित है। उसके बाद देखिए बुद्धदेव दासगुप्ता, बुद्धदेव दासगुप्ता, हाफिज अली खान, अमान अली खान, अमजद अली खान के बेटा कौन है? अमान अली खान, आयान अली खान, अमजद अली खान के बेटे, ये भी अमजद अली खान के बेटे ही थे। शरण रानी, सरोद बजाने वाली पहली प्रसिद्ध महिला कलाकार। तो देखिए सरोद बजाने वाली पहली प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन थी? तो शरण रानी। उसके बाद पंडित विकास महाराज, पंडित विकास महाराज और अभिषेक लाहिरी, ये सभी प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुप्त साम्राज्य में कुमारामात्य किस स्तर के अधिकारी होते थे? तो देखिए गुप्त साम्राज्य के अधिकारी के बारे में पूछ रहा है। तो कुमारामात्य जो होते थे ये किस
स्तर के अधिकारी होते थे, यानी कि ग्राम प्रधान होते थे, या फिर उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, सैन्य कमांडर होते थे, या फिर कोषाध्यक्ष होते थे। तो देखिए कुमारा मात्य जो होते थे ये उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। तो आइए हम लोग गुप्त गुप्त साम्राज्य के सभी अधिकारियों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। इससे काफी प्रश्न बनते हैं, तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सभी अधिकारियों को। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों को विशिष्ट नामों से जाना जाता था। तो देखिए अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था और किससे संबंधित है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुमारा मात्य यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जो आज के आईएएस अधिकारियों के तरह उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे। तो देखिए आजकल जो आईएएस अधिकारी होते थे उसी प्रकार पहले कुमारा मात्य अधिकारी होते थे, ठीक ना। ये उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे। उसके बाद देखिए महादंडनायक, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था। उसके बाद देखिए महासंविग्रह, महासंधि विग्रह यह युद्ध और शांति के मंत्री और विदेश मंत्री भी, यानी कि महासंधि विग्रह कौन होते थे, तो युद्ध और शांति के मंत्री और विदेश मंत्री भी इनको कहा जाता था। उसके बाद देखिए महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च सेनापति, महाबलाधिकृत जो होते थे ये सेना का सर्वोच्च सेनापति होते थे। उसके बाद देखिए दंडपाशिक, दंडपाशिक या पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दंडपाशिक। विषयापति ये जिले का प्रधान होते थे, जिला या जिसे कि विषय भी कहा जाता था, ये जिला का प्रधान होते थे विषयापति। उसके बाद देखिए अक्षप तलाधिकृत, अक्षप तलाधिकृत जो होते थे ये राजकीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, ठीक ना। राजकीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था, अक्ष पटलाधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो ये कर्नाटक की लोक नृत्य है, यक्षगान जो है ये कर्नाटक की लोक नृत्य है। अब आइए हम लोग सभी इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य है उनसे संबंधित राज्य को हम लोग देख लेते हैं। तो कर्नाटक के देखिए यक्षगान, ढोली, ढोलू, कुनीथा और सुग्गी। कर्नाटक के कौन कौन है, यक्षगान, ढोली, कुनीथा और सुग्गी। केरल के मोहिनीअट्टम यह शास्त्रीय नृत्य भी है, कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है, और ओटम थुलाल ये सभी नृत्य केरल के हैं। उसके बाद देखिए तमिलनाडु के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, करगम, कोलाटम ये सभी तमिलनाडु के। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश की। बिरनाट्यम, गुट्टा, बोमलू ये सभी आंध्र प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुल्ला ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, चरकुल्ला। राजस्थान के घूमर, कालबेलिया ये यूनेस्को सूची में भी शामिल है, कालबेलिया। कठपुतली, सुईसिनी, राजस्थान के घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, सुईसिनी। कालबेलिया बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। पंजाब के भंगड़ा पुरुष द्वारा किया जाता है, गीदा महिला द्वारा किया जाता है। उसके बाद किकली, बागड़ा, गिद्दा, किकली। मध्य प्रदेश के मटकी, जवारा और माछ, मटकी, जवारा और माछ ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत की एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, इनमें से कौन सी भारत की एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, गंगा, सिंधु, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी यानी कि भारत की दक्षिणी नदी की बात हो रही है, तो ये गोदावरी हो जाएगा, ठीक ना, गोदावरी। अब देखिए हम लोग दक्षिण भारत के सभी नदियों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ठीक ना। पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो होती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। पूर्व जितने भी दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और ये नदियां क्या है कि डेल्टा बनाती है, ठीक ना। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता भी है कि कौन नदी डेल्टा बनाती है और कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ध्यान रखिएगा जो पूर्व की ओर बहती है ना बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है ये डेल्टा बनाती है, और जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए गोदावरी, इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा, इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम जो होता है ये महाबलेश्वर के होता है। कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, पवित्रता के कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। महानदी, इस पर दुनिया की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो देखिए ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये सभी जो है अभी जो हम लोग पढ़े ये चारों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ये लोग डेल्टा बनाती है। अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां यानी कि ये सभी अरब सागर में जाकर गिरती है, और ये डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक ना, जिसे एस्चुरी भी कहा जाता है। तो इनमें प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही है। तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है, तो नर्मदा, ध्यान रखिएगा। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदियां कौन है, तो नर्मदा है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो नर्मदा पर है। ताप्ती या फिर तापी, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती या ताप्ती जो है ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है।
हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? तो देखिए, जो हिमालय पर्वतमाला है, इसको वलित पर्वत का एक उदाहरण है। हिमालय पर्वतमाला जो है, यह एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यह एक नवीन वलित, यानी आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे विश्व का सबसे नवीन पर्वत किसे कहा जाता है? तो हिमालय को ही कहा जाता है। और सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लंबाई देखिए, यह पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई कितना है? तो 2400 किलोमीटर है। आकार, यह एक चाप यानी कि आर्क के आकार में फैला हुआ है, ठीक ना, जैसा कि आप लोग देखते हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे रेंज है ना इसका। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के मलबे से हुआ है, ध्यान रखिएगा। कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है? तो टेथिस सागर के मलबे से हुआ है। नेपाल में इसे सागर माथा, और देखिए जो इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ग्लेशियर, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे विशाल ग्लेशियर यहीं से गंगा और यमुना का पानी देते हैं। तो जो ये गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे विशाल ग्लेशियर जो है, यहीं से गंगा और यमुना को पानी देते हैं, ध्यान रखिएगा। गंगोत्री और यमुनोत्री, ये जो ग्लेशियर है हिमालय की है। दर्रे, जोजिला, सिपकिला, नाथुला, ये सभी हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक ना। जोजिला, सिपकिला, नाथुला दर्रा तो आप सभी को पता ही होगा, दो पहाड़ों के बीच की रास्ता। तो ये जो सभी दर्रा है, जोजिला, सिपकिला और नाथुला, ये सभी हिमालय में है। अब देखिए हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देखिए। पंजाब हिमालय, तो देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो हिमालय क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद देखिए काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है, ठीक ना। दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो ये नदियों वाला आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन नदी के बीच में किस नाम से जाना जाता है हिमालय को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए तीन प्रमुख श्रेणियां, ठीक ना, इसका तीन प्रमुख श्रेणियां हम लोग देख लेते हैं। हिमाद्री, जिसे कि महान हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री यह सबसे ऊंची श्रेणी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है इसी पर है, ठीक ना। इसी श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। हिमाचल, यह मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल स्थित है। तो देखिए जो हिमालय के मध्य श्रेणी है जिसे हिमाचल कहा जाता है, यहीं पर प्रसिद्ध पर्यटन जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल स्थित है। शिवालिक, ये हिमालय की सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है शिवालिक, और यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और नई श्रेणी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब की थी? वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांति संगठन की स्थापना कब की थी? 1900, 1904, 1910, 1915? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904, ठीक ना। अभिनव भारत की स्थापना जो है कि 1904 में किए थे वीर सावरकर ने। अब वीर सावरकर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इन्हें विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता था, ठीक ना। इनका नाम पूरा था विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इनका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये जो पुस्तक है इन्हीं का है, वीर सावरकर का। और इन्हें अंडमान के सेलुलर जेल यानी कि काला पानी का जो जेल कहा जाता था उसमें रखा भी गया था, ठीक ना। ये काला पानी के जेल में इनको रखा गया था। इन्होंने हिंदुत्व शब्द का लोकप्रिय बनाया। हिंदुत्व शब्द का लोकप्रिय कौन बनवाया? तो वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम? तो देखिए जड़त्व के नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है, ठीक ना। जड़त्व के नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। आइए आप जानते हैं हम लोग न्यूटन के तीनों नियम। तो देखिए न्यूटन गति के प्रथम नियम जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था नहीं बदलता जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक ना। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जैसे चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर आगे झुकना, यानी देखिए जब चलती बस में अचानक ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर झुकते हैं। इससे आप क्या समझते हैं कि आपका जो शरीर है उसी अवस्था में रहना चाह रहा है, कि आप जैसे चल रहे हैं, जैसे कि आप आगे गए तो आप जब ब्रेक लगा तो आगे गए, तो बाहरी बल लगा ब्रेक, तब आपने क्या किया कि अपना स्थिति चेंज किया, आगे गए फिर रुक गए, ठीक है ना।
तो ऐसे आप लोग समझिए। द्वितीय नियम जो है ये समविवेक का नियम, द्वितीय नियम को समविवेक का नियम कहा जाता है। बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। यानी कि देखिए, बल बराबर होता है ए में, ठीक ना। यानी कि जितना द्रव्यमान, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा और जितना ज्यादा त्वरण होगा तो बल भी उतना ज्यादा लगेगा, ऐसा समझना है, ठीक ना। आप देखिए क्या करिएगा, आप एक छोटा हथौड़ा से किस कहीं पे मारिएगा और एक बड़ा हथौड़ा से मारिएगा, तो देखिएगा कि चोट या फिर चोट सबसे ज्यादा किस पर लग रहा है, बड़ा हथौड़ा से लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये ज्यादा त्वरण और ज्यादा द्रव्यमान से ज्यादा चोट लगेगा और कम त्वरण और कम द्रव्यमान से कम चोट लगेगा, ऐसे आप लोग समझिए। तृतीय नियम, ये क्रिया के प्रति क्रिया, यानी कि आप जो देखिए इसमें क्या होता है, तो हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का उड़ना, बंदूक से चलने, बंदूक चलाने पर पीछे झटका लगना। यानी देखिए, कोई भी क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया जो होता है उसे गति के तृतीय नियम कहा जाता है। जैसे आप जो हम लोग तो अभी जितने भी स्टूडेंट है गोली चलाए नहीं है, तो उनको क्या पता कि कैसे पीछे करता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब बंदूक से गोली निकलती है आगे की तरफ, ठीक ना, आगे की तरफ होती है, तो वो जो गोली होता है ये पीछे की ओर अपना प्रतिक्रिया देता है, जिससे बंदूक जो है ये पीछे की ओर झटका देता है, ठीक ना। तो इसी क्रिया को कहा जाता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जल के क्रिस्टलीकरण, जल के क्रिस्टलीकरण से क्या बनता है, वाष्प, बर्फ, ओस या फिर बादल। देखिए, जल के क्रिस्टलीकरण से बर्फ बनता है, ठीक ना, बर्फ बनता है। जल का क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी तरल अवस्था से ठोस अवस्था यानी कि बर्फ में बदलता है। तो देखिए क्या होता है, तो जो ये जल का क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल क्या होता है कि तरल अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों में कवक से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो पौधों में होने वाला कवक से होने वाला बताना है कौन सा रोग है। गेहूं का कीट रोग, नींबू का कैंकर, तंबाकू का मोजेक रोग, भिंडी का पीली सीरा। तो देखिए, जो पौधों में कवक से होने वाला रोग है वो है गेहूं के कीट। गेहूं का कीट रोग जो है ये कवक के कारण होता है। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, तो कवक से पौधों में होने वाले प्रमुख रोग, गेहूं का कीट ये कवक से होने वाला रोग है। इसमें पत्तियों पर लाल भूरे धब्बे पड़ने लगता है। उसके बाद देखिए, गेहूं का ढीला कंड, यानी कि बालियों में दाने की जगह काला पाउडर बन जाना। बालियों में क्या होता है, दाने की जगह काला पाउडर बन जाता है, इसे ही गेहूं का ढीला कंड कहा जाता है। आलू का झुलसा रोग, आलू का झुलसा रोग भी कवक के कारण होता है। इसमें पत्तियों और कंदों का सड़ना, ठीक ना। इसमें क्या होता है, तो आलू का पत्तियां और कंद क्या होते हैं कि सड़ने लगते हैं। गन्ने का लाल सड़न, गन्ने का लाल सड़न जो है ये गन्ने के अंदर का हिस्सा लाल हो जाना और सिरके जैसी गंध आना, ये जो है कि कवक के कारण होता है। मूंगफली का टीका रोग भी कवक के कारण ही होता है, पत्तियों पर गहरे भूरे गोल धब्बे बन जाते हैं। थोड़ा आवाज आप लोगों को डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण कल ही से मेरा सर्दी जुकाम का थोड़ा सा अंश आ गया है, ठीक ना। तो आप लोग बताइए कि जो हम लोग का जुकाम होता है, एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं, हम लोग का जो जुकाम होता है ये किस के कारण होता है, जीवाणु या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ या कवक। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धान का झोंका रोग, धान का झोंका रोग भी कवक के कारण होता है। इसमें पत्तियों पर नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, नाव का झोंका रोग। अरहर का उकठा बीमारी, अरहर का उकठा बीमारी भी ये कवक के कारण होता है और पौधा अचानक सूख जाता है। क्रूसीफर का सफेद रतुआ, क्रूसीफर का सफेद रतुआ भी क्या होता है कि कवक के कारण होता है। सरसों या मूली की पत्तियों के नीचे सफेद उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं। अंगूर का मृदु रोमिल असीता रोग ये भी कवक के कारण होता है। पत्तियों और फलों पर रुई जैसी फूफत बन जाती है। तो ये सभी पौधों में कवक से होने वाले रोग हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के संग में पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। अब बताइए, पादप जगत का उभयचर, जैसे हम लोग जंतु जगत का उभयचर जो होता है कि जो थल और जल दोनों पर रह सके उसे उभयचर कहा जाता है। तो वही बताइए, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, पौधे संघ का जो पादप जगत का उभयचर है उसे ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अब देखिए इन सभी समूह के बारे में हम लोग जानते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। जो थैलाफाइटा संघ के पौधे होते हैं इनके जो शरीर होता है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं, इसे थैलस कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। और यह मुख्य रूप से जल में ही पाए जाते हैं, ठीक ना, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, जो शैवाल होते हैं,
स्पाइरोगैरा, कारा, ये सभी जो है थैलोफाइटा के उदाहरण है। अब देखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, क्योंकि ये मिट्टी पर रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इस जगत के पौधों को क्या होती है? प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मिट्टी पर रहते हैं और इनमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, यानी कि इनमें जो होता है संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। उदाहरण देखिए, मेन उदाहरण है मॉस, मर्चेंटिया, ये सभी ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, मॉस, मर्चेंटिया। अब देखिए ट्राइडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। ट्राइडोफाइटा संघ के जो पौधे होते हैं इनका शरीर जो होता है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है और इनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक ना। देखिए ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ट्राइडोफाइटा में पाए जाते हैं। ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन देखिए ट्राइडोफाइटा वाले बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण फर्न और हॉर्सटेल, ठीक ना। ट्राइडोफाइटा का उदाहरण क्या है? फर्न और हॉर्सटेल। अब देखिए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है? तो इन्हें नग्न बीजी पौधा कहा जाता है, क्योंकि इनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, फल नहीं बनाते। देखिए जिम्नोस्पर्म जो पौधा होते हैं ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, इनका जो बीज होता है ये ढका हुआ नहीं होता है। ये बहुवर्षीय और काष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुवर्षीय और काष्ठीय होते हैं। उदाहरण देखिए पाइनस और साइकस। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण क्या है? तो पाइनस और साइकस। अब देखिए एंजियोस्पर्म, ये फूल वाले पौधे होते हैं, इनके बीज फल के अंदर ढके होते हैं। देखिए तो ये इनके जो पौधे होते हैं फूल वाले होते हैं और इनके बीज जो होते हैं ढके होते हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक एक बीजपत्री, एक दो बीजपत्री। यानी कि आप लोग किसी फल का जो बीज होता है तो आप देखे होंगे कोई एक ही होता है और कोई होता है दो, यानी कि उसको उखाड़िएगा तो दो भाग में बट जाता है, तो वही एक बीजपत्री और दो बीजपत्री होता है, ठीक ना। उदाहरण देखिए आम, गेहूं, गुलाब, ये सभी आप जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हैं ना जिससे फल हम लोग को प्राप्त होता है, ये सभी जो होते हैं ना एंजियोस्पर्म के ही उदाहरण है, ठीक ना। ये सभी एंजियोस्पर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 7 या फिर 14? देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक ना। आइए अब हम लोग सभी पीएच मान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। शुद्ध जल का हो जाएगा 7, क्योंकि ये उदासीन होता है। मानव रक्त 7.4, ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक ना, हल्का क्षारीय होता है। लार 6.5 से 7.5, आंसू 7.4, मूत्र 6, दूध 6.4 से लेकर 6.6, नींबू रस 2.2 से लेकर 2.4, सिरका 2.5 से 3.0, शराब 2.8 से 4.5, कॉफी 4.5 से लेकर 5.5, टमाटर का रस 4.1, जठर रस, जठर रस इसे पेट का अम्ल भी कहा जाता है 1.2, बैटरी का अम्ल जो होता है 1.0, बेकिंग सोडा 8.3, अमोनिया 11.0, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14.0, यह प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह प्रबल क्षार है। अम्लीय वर्षा ये 5.6 से कम, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी चीजें का रिवीजन हुआ होगा और काफी चीज सीखे होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो हर शाम 7 बजे, ध्यान रखिएगा हर शाम 7 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक।